तो मैं मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देख रहे थे कि पहले हमने क्वेश्चन कर लिए थे, त्रिभुज वाले क्वेश्चन कर लिए थे, वृत्त वाले क्वेश्चन कर लिए थे, और आज हम करने वाले इधर स्टार्टिंग वाले पार्ट से वास्तविक संख्याओं से परीक्षा अध्ययन में कर रहे हैं हम। और ये होगा वास्तविक संख्याओं में 1 नंबर पार्ट का क्या होगा, ये पहले का पहला और दूसरा है। ये पहले ये एक, और बुक में क्या होगा 1 पॉइंट प्रश्नावली 1.2 है, उसका पहले का ये दूसरा है और ये पहले का पहला है। इनका क्या करना है, एचसीएफ याद करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा तो संख्याएं आपको याद होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो ये जो है ना, ये है अभाज्य संख्याएं। तो इनसे हमें भाग देना है, तो इनके ही हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, वो भी कौन से वाले, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्याओं से ही हमें भाग देना है। तो 156 में जब भाग देंगे किससे, अभाज्य संख्याओं से, सबसे पहले किससे दे लेते हैं, 2 से दे लेते हैं। 2 7 14 और 2 8 16। फिर 2 से देंगे हम, फिर 2 से देंगे, 2 दूने 4, 2 तिया 6 और 1 बच गया। यहाँ पर कितने हो गए, 18। 2 इनाम है 18। अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 एक खुद अभाज्य संख्या, मतलब ये 13 से ही जाएगा। 13 एकम 13, अर्थात ये देखा कि इनके जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो आप, अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ पर 2 की पावर, 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2। और 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 की पावर 1 हो गई। और 13 कितनी बार है, 1 बार, तो 13 की पावर कितनी हो गई, 13 की पावर कितनी हो गई, 1 बार हो गई। अर्थात ये आपके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं किसकी, 140 की। तो 140 का जब एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे। 2 से कितनी बार, 7 बार, और 0 की 0। फिर 2 से कैंसिल आउट किया, 2 से कितनी बार, 35 बार। फिर 5 से कैंसिल आउट किया, कितनी बार, 7 बार। फिर अब ये 7 खुद अभाज्य संख्या, तो 7 से कितनी बार, 1 बार। तो हम लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, क्या है, 2 की पावर कितनी बार, मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 5 की पावर 1 इंटू 7 कितनी बार है, 1 बार। और यही क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। अब ये देखने वाले हैं, ये परीक्षा अध्ययन में 25 पेज नंबर है, उसका है तीसरे का पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन। अब इसके क्या निकालने हैं भैया, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अर्थात 26 और 91 का क्या करना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। और जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि, ये जांच भी आपको करना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इनके क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं इनके। तो यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले किसके निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 26, क्या है 26, और यहाँ पर क्या है 91, यहाँ पर क्या है 91। इन दोनों के पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर देखो आप, 26 का 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 13 बार, और फिर 13 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 1 बार। अब यहाँ से 2 से काउंट होगा नहीं, तो 7 से कैंसिल आउट करेंगे। 7 से कितनी बार, 13 बार, और 13 से कितनी बार, 1 बार। तो इन दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है, तो हम बोलेंगे इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, अर्थात एचसीएफ। यहाँ पर क्या बोलेंगे, एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 13। कितने हो गए, 13, क्योंकि 13 इसमें भी कॉमन, 13 इसमें भी कॉमन। अब क्या निकालना बाकी है, एलसीएम निकालना बाकी है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम ये करेंगे कि इसमें 13 तो है ही है, ठीक है ना, इसमें क्या है 13 तो है ही है, और इसमें जो कॉमन नहीं है वो भी हमें ले लेना है, वो भी हमें क्या करना है, ले लेना है। अर्थात इसका जो एलसीएम है, इसका जो, तो कितने होगा, 13 7 91, और 91 दूने कितने होगा, 182। कितने हो गए, 182। अर्थात इसका एलसीएम क्या आ गया, 182 आ गया। कितना आ गया,
182 आ गया। अब एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया। अब उसके बाद करना क्या, अब हमें क्या करना है, सत्यापन करना है कि भैया एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है क्या। तो देख लेते हैं। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 26 इंटू 91 बराबर 13 इंटू 182 होता है क्या, देख लेना है। तो आप देखो, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपको यकीन ना तो देख सकते हो, यहां पर। तो 26 से कम कितने होते हैं, 26 ही होते हैं, बच कितने गए, 2। और 26 दाम कितने होते हैं, 260, लेकिन यहाँ 9 बार है, तो 26 260 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 260 में से 40 यानी कि 234, और 234 और 2 कितने हो गए, 236, अर्थात इनका इंटू कितना आया, इतना आया। अब आप 13 दूने 26 के 6 कितने बच गए, 2। 13 8 है 104, और 104 में 2 जोड़ दिए कितने हो गए, 106, बच कितने गए, 10। 13 एकम 13 और 10 कितने हो गए, 23। क्या 23 66 और 23 66 इधर आ गए बराबर, अर्थात हमने सत्यापन कर दिया है। अर्थात बोलेंगे हम एचसीएफ क्या है, किसका, 26 और 91 का, 26 और 91 का। और गुणनफल, और क्या होगा, गुणनफल एलसीएम किसका निकाला, वही 26 और 91 का निकाला है। तो बराबर होगा किसके, बराबर होगा इसके 26 इंटू 91 के, 26 इंटू 91 के। तो ये क्या हो जाएगा, सत्यापन कर दिया है, ठीक है ना। ये हमने सत्यापन कर दिया है, सत्यापन, ठीक है ना। तो ये इसका सत्यापन हो जाएगा। और यहाँ पर एचसीएफ 26 इंटू 26 91 का एचसीएफ निकालना इंटू एलसीएम निकालना 26 91 का, तो बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 26 इंटू 91। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो 26 पेज नंबर पर है आपके प्रश्न नंबर 4 का पहला, प्रश्न नंबर 4 का पहला। तो इसके हमें एचसीएफ भी निकालना, एलसीएम भी निकालना, लेकिन कह क्या रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा करना है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इनके क्या करना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो हम 12 का देख लेंगे, और उसके बाद में हम किसका देख लेंगे, 15 का देख लेंगे, और उसके बाद हम किसका देख लेंगे, 21 का देख लेंगे। इन तीनों का देखते चलेंगे। तो 2 से कैंसिल आउट किया, 2 से कितनी बार, 6 बार, 2 से कितनी बार, 3 बार, और 3 एकम 3। यहाँ पर 3 से कितनी बार, 5 बार, और 5 से कितनी बार, 1 बार। फिर यहाँ से 3 से कैंसिल आउट, 3 से कितनी बार, 7 बार, और 7 से कितनी बार, 1 बार। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखो आप, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो आप मुझे बताओ, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, अर्थात एचसीएफ कितना हो गया, 3 की पावर 1 हो गई, ठीक है ना, 3 की पावर 1 हो गई। अब क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, अब पावर कुछ भी नहीं होती है तो क्या लगा लेते हैं, 1, या फिर 1 लगाओ या मत लगाओ, ये भी राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम बराबर देखना है, ध्यान से समझना। तो जो कॉमन है ना वो तो लेना ही है हमें। तो यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो 3 हमने ले लिया इनटू। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं, जो कॉमन नहीं है ना वो भी लेना है। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन नहीं है, तो 3 और 3 और 3 ले लिया। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये 2 बार 2 है ना, कितनी है, 2 बार 2, और 2 कहीं मौजूद हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 2 कहीं मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। और देखो यहाँ पर क्या, और क्या है, यहाँ पर 7 है और क्या है, 5 है। तो हमने क्या लिख लिया, 7 भी लिख लिया और 5 लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे पहले, और इसके बाद क्या लिख लिया, 7 लिख लिया। तो क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना, एलसीएम। तो यहाँ पर अच्छा ये 2 बार था, तो 2 की पावर 2 कर लो, या फिर एक काम करो, 1 बार और 2 लिख लो, ठीक है ना। ये 5 और ये 7, तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया,
एलसीएम हो गया। तो हम बोलेंगे अभिष्ट एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इनके क्या करके बताना है, गुणा करके बताना है। तो एचसीएफ कितना होगा 3 और 3 5 15, 15 दूने 30 और 30 दूने 60 और 6 7 42, यानी कि 420 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें इसके वही जो अभी बोला था वो पहला वाला था और ये चौथा वाला है, ठीक है ना, चौथे का पहला और चौथे का चौथा। तो ये 6 72 120 का एचसीएफ भी बताना है, एलसीएम भी बताना है, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा बताना है आपको। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 6 का, 72 का और 120 का। 120 का तो 2 से कैंसिल आउट किया 3 बार और 3 से कैंसिल आउट किया 1 बार। 2 से कैंसिल आउट किया 36 बार, 2 से कैंसिल आउट किया 18 बार, 2 से कैंसिल आउट किया 9 बार, 3 से कैंसिल आउट किया 3 बार, 3 से कैंसिल आउट किया 1 बार। 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 60 बार, 2 से कैंसिल आउट किया 30 बार, 2 से कैंसिल आउट किया 15 बार, 3 से कैंसिल आउट किया 5 बार, 5 से कैंसिल आउट किया 1 बार, ठीक है ना। तो अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है एचसीएफ बताना है, क्या बताना है, एचसीएफ, और आपको बताना है एलसीएम। तो एचसीएफ कितना होगा, कॉमन देखेंगे, यहाँ पर एक ही बार 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है ना, और इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 × 3 एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ में सबसे कम घाते लेते हैं, सबसे कम घाते, और एलसीएम में सबसे बड़ी घाते देखते हैं। तो यहाँ 2 है तो ये 1 बार है, 1 2 3 बार है, यहाँ पर 1 2 3 बार। तो 2 की घात कितनी ले लेंगे, 3 बार। कितनी ले लेंगे, 2 की घात कितनी ले लेंगे, 3 बार, अर्थात 2 को 3 बार लिख लेंगे हम। अब उसके बाद 3 को लेते हैं, ये 3 है तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो मुझे बताओ यहाँ 1 बार है, यहाँ कितनी बार है, 2, तो 2 बार लिखेंगे हम 3 को। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब 3 के बाद किस पे चलते हैं, तो 3 के बाद 5 पे चलते हैं। किस पे, 5 पे। तो 2 हो गया, 3 हो गया, अब ये सिंगल 5 बचा तो लिख दो आप। तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। हम बोलेंगे अभिष्ट एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः, क्या लिखोगे, क्रमशः 3 दूने 6, 3 दूने 6। तो देखो 5 तिया 15 है ना, 15 दूने 30 और 30 तिया 90, 90 दूने 180, 180 दूने 360, ठीक है ना। तो 360 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, और ये राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन देखना है। तो ये क्वेश्चन देखो आप 27 परीक्षा दन में 27 पेज नंबर और उसका 5वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, एचसीएफ 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 9। तो 306 और 657 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पर प्रथम संख्या, तो यहाँ बोलेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होती है। तो पहली संख्या क्या है, 306, कितनी है, 306, इंटू दूसरी संख्या कौन सी है, 657 बराबर, ये पीछे बातें नहीं होनी चाहिए, बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 9 दिया है, कितना दिया है, 9, और एलसीएम आपको ज्ञात करना है, यही बोला है एलसीएम कितना होगा। तो इससे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 9 से कैंसिल आउट किया इसको यहाँ पर, या फिर बाद में एक काम करते हैं इसके बटे में लेके आते हैं, ठीक है ना। तो ये बराबर, इसको मैं पलट भी सकता हूँ तो भी कोई समस्या नहीं होगी। तो एलसीएम बराबर 306
गुणा में है, इनटू में है 657 और ये बटे में इसके नीचे पहुंच जाएगा अर्थात 9। तो 9 से कैंसिल आउट किया तो 9 तिया 27, 3 बज गए, होगा 36, 9 चुके 36। तो 34 का अब इंटू करना है हमें, तो एलसीएम बराबर 34 का इंटू करना है। तो जब 34 का इंटू 7 में करेंगे तो कितना होगा, 7 21, 7 चुक 28 अर्थात 238। कितना, 238। 238 के कितने लिख दिए मैंने, 8 लिख दिए। बच कितने गए, 23 बच गए। और 34 पंजे कितने होते हैं, 270 होते हैं। कितने होते हैं, 270। 270 में अगर 23 जोड़ दिए तो कितने होगा, 293। 293 के मैंने 38 लिख दिए और 29 बच गए। कितने बच गए, 29। और 34 शंकी होते हैं 204। 34 शंकी 204 और 204 में आपने ये जोड़ दिया तो 233 होगा। कितने होगा, 233 होगा। कितने हो गए, 233। ठीक है ना। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, कितने, गलत आया क्या, N2 कितना है, अच्छा ये कहीं गलती, 233 लिखना ना। एक मिनट रुको, 34 का इंटू 6 में किया, 6 तिया 18 और 6 चुके 24। अच्छा है ना। तो 204 है ना, 204। 204 में कितने जोड़ना था, 229। तो एक बार और इंटी करते हैं। तो 34 साते कितने होते हैं, 34 साते होते हैं कितने, तो 6 18 और यानी कि 238 होते हैं। तो 38 लिख दिए मैंने, बच गया कितने, 23। और 34 पंजे 170 और 170 में जोड़ दिए कितने, 23। तो 193, 193 के जोड़ लिख दिए मैंने कितने, 3। और यहाँ पर कितने लिख दिए, 19। अच्छा यहाँ पर 29 लिखा था इसलिए समस्या आ रही थी। और 34 शंकी होते हैं कितने, 180। और 180 में आप जोड़ दोगे कितने, 34 शंकी कितने, 180 नहीं, 204। कितने, 204। और 204 में जोड़ दिए आपने 19 तो 200 कितने होगा, 23 होगा। कितने हो गए, 223। तो 223 ही होगा। अर्थात ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनटू करने पर। तो ये क्या था, हाँ ठीक है, इसको एलसीएम को यहाँ लिखना था ना। तो एलसीएम क्या गया, 22 33 8। 22 33 8 हम लिखेंगे अभिष्ट एलसीएम बराबर कितना, 22 33 8। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं बहुपद को, अर्थात परीक्षा में पार्ट 2। तो क्या देखने वाले हैं, बहुपद के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बहुपद के क्वेश्चन देखते हैं। तो आप भी निकाल लो अपनी परीक्षा अध्ययन में बहुपद के क्वेश्चन। तो बहुपद के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, अति लघुत्तम प्रश्न का पहला द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है। अर्थात शून्यकों के बीच, शून्यकों को हमें क्या करना है, योगफल की भी जांच करना है और गुणनफल की भी जांच करना है। तो सबसे पहली बात देख लेते हैं, 31 पेज नंबर है परीक्षा अध्ययन में, उसका पहले का पहला। तो पहले का पहला क्या है, तो पहले का पहला ये है x का वर्ग माइनस 2x और क्या दिया है, माइनस के 8। अब बात को समझना है आपको कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसके सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, इसके फैक्टर करने में। सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है, इसके फैक्टर करने में आती है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्याओं का गुणा करेंगे जिनके गुणा करने पर क्या आते हो, 8, और जिनके प्लस माइनस करने पर क्या आते हो, 2 आते हो। तो ऐसी मुझे संख्या दिख रही है 4, ऐसी मुझे संख्या दिख रही है 4 और 2, 4 दूने 8 हो गए। लेकिन अब बात ये आती है, यहाँ साइन किसका है, माइनस का, अर्थात बड़ी संख्या किस में होगी, माइनस में होगी, अर्थात ये माइनस में हो गई। तो -4 का इंटू 2 में किया तो कितने हो गए, -8 हो गए। और -4 में से 2 गए तो बचे कितने, माइनस के 2 बचे हैं। तो 8 को 2 भागों में तोड़ लिया। अब देखो ये तोड़ तो लिया, और सबसे बड़ी मतलब है ना दिक्कत यहीं खड़ी होती है कि इनको कैसे तोड़ें। तो अब बात ये आ रही है कि अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि x का वर्ग माइनस 2x माइनस के 8 बराबर, एक बार x को इस माइनस के साथ लिख दो
और एक बार x को इस प्लस के साथ लिख दो, तो ये फैक्टर हमारे हो गए, ये फैक्टर हमारे हो गए। अब देखो ध्यान से, और बराबर में क्या लिखना है, 0 रहेगा ही रहेगा, तो इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, शून्य। तो x माइनस 4 बराबर 0। तो आप देखो आगे x बराबर कितने हो गए, 4, और यहां पर लिखा x प्लस के 2 बराबर में 0। तो x बराबर माइनस के क्या हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2। तो हमने लिख लिए, हमने देख लिया अभिष्ट शून्यक कितने हैं, अभिष्ट शून्यक 4 और -2 है। अब हमें सत्यापन करना है। सत्यापन क्या करना है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यहां पर सत्यापन करना है। तो क्या होता है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा होता है, और बराबर क्या होता है, बराबर होता है c बटे a, ठीक है ना, c बटे a। तो सबसे पहले बात कर लेंगे c बटे a बराबर, तो c बटे a, तो आप मुझे बताओ c बटे a यहाँ है क्या, अर्थात माइनस के कितने हैं, 8, माइनस के कितने हैं, 8, और बटे में a क्या है, 1 है, ठीक है ना, बराबर। अब शून्य का गुणनफल करना है, तो क्या करना है, 4 इंटू माइनस के 2, तो बराबर होगा कितने, माइनस के 8, होगा कि नहीं होगा। तो अर्थात हमने क्या कर लिया, ये शून्यकों का गुणनफल का सत्यापन कर लिया है। अब हम करेंगे मूलों का, मूल लिख सकते हो या शून्यक लिख सकते हो, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे में a। तो यहां पर देखेंगे माइनस के b बटे में a बराबर कितना दिया, माइनस के b बटे में, तो माइनस का b, तो देखो माइनस का b है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या दिया है, माइनस तो पहले से ही है, और b की वैल्यू कितनी है, -2 पहले से ही होगी, और बटे में क्या है, a, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 बराबर। और योगफल करना है, तो हम करेंगे यहां पर क्या, योगफल। तो देख लेंगे यहां पर योगफल कितना है, 4 और माइनस के 2। तो यहां पर माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस, कितने हो गए, प्लस। तो माइनस के b बटे में a बराबर यहां पर 2 बटे 1 बराबर, और 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो। और 4 में से 2 गए तो बचा कितना, 2, तो यहां भी 2 और यहां भी 2, सत्यापन हो चुका है, सत्यापन हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन ये, x का वर्ग प्लस में 7x प्लस में 10। अब फिर दिक्कत आती है कि भैया इसके फैक्टर करें, तो 5 इंटू 2, तो 5 दून 10 और 5 में 2 जोड़ दे कितने होगा, 7, और ये दोनों क्या है, प्लस प्लस में है। तो देखो x का वर्ग प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर, x के प्लस में एक बार प्लस का है तो प्लस का रख दो, और एक बार फिर प्लस का है तो प्लस का रख दो, और इसके बराबर में क्या रख दिया, 0। तो आप देखो x प्लस 5 बराबर में 0, तो x बराबर के में माइनस के 5, तो x प्लस के 2 बराबर में 0, ठीक है ना। तो x बराबर के उधर गए तो माइनस के 2 हो गए। तो यहां पर भी हमने मूलों की क्या कर लिए, मूल ज्ञात कर लिए। तो अभिष्ट शून्यक, अभिष्ट शून्यक कितने हैं, -5 और -2 है। अब हमें क्या करना है, सत्यता करना है, सत्यता की जांच करना है। तो मूलों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे में a। तो माइनस का b यहां लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे, बराबर माइनस का b बटे में a। तो माइनस का b कितना है, तो माइनस का तो है, b की वैल्यू कितनी है, 7 है, बटे में a की वैल्यू कितनी है, 1 बराबर। यहां पर अब योग ज्ञात करें, तो -5 और प्लस में माइनस के 2, तो यहां पर माइनस का इंटू सॉरी प्लस का इंटू माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर देखो -7 आ चुका है बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 5 और 2 कितने होगा, 7। तो सत्यता की यहां पर जांच हो चुकी है। अब क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल,
मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए, बराबर सी बटे में ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए, और सी की वैल्यू कितनी देके रखी है आपको, 10 देके रखी है, और ए की वैल्यू आपको कितनी देके रखी, 1 बराबर। तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल कर रहे हैं, तो माइनस के आपके कितने देके रखे थे, 4, और इंटू माइनस के कितने देके रखे थे, 2। कितने देके रखे थे, 2। तो माइनस का इंटू माइनस में हुआ प्लस हो गया, और कितने थे, 5 और 2 थे ना, 5। तो 5 दूने 10। तो यहाँ पर सी बटे में ए बराबर 10 बराबर कितने हो गए, 10। तो हम यहाँ बोल देंगे कि मूलों या फिर शून्यकों के योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच हो चुकी है, क्योंकि 10 बराबर 10 और -7 बराबर -7। देखो ये क्वेश्चन फिर 32 पेज नंबर पर है, 8वां क्वेश्चन। 32 पेज नंबर पर है 8वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं x का वर्ग माइनस के कितने हैं, 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि यहां पर क्या लाना है, 3 लाना है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो कि x का वर्ग बराबर के उधर गया तो ये कितना हो गया, 3, और जब ये हटेगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, और उसके पहले क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं। अर्थात एक x की वैल्यू तो प्लस में √3 हो गई, और एक x की वैल्यू माइनस में √3 हो गई। अर्थात हमने यहाँ क्या निकाल लिया, मूल निकाल लिए। क्या निकाल लिए, शून्यक निकाल लिए। क्या निकाल लिए, शून्यक निकाल लिए। तो इस प्रकार से भी आप क्या निकाल सकते हो, शून्यक निकाल सकते हो। लेकिन एक बार आपके क्वेश्चन में देख लिए कि गुणनखंड विधि से निकालना है कि द्विघात व्यंजन शून्यकों गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है। तो निकाल लिए ना ये। अब जब निकाल लिया ये है, तो हमें मूलों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलों का योगफल। तो आप मुझे बताओ, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस के बी बटे में ए। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए बराबर माइनस का बी क्या है यहाँ पर, तो समझना बात को। माइनस का बी क्या है, देखो माइनस, और यहाँ बी, ये ए है होता है, ये क्या होता है, ए होता है, और यहाँ पर एक्स है क्या, यहाँ पर नहीं है ना, तो डायरेक्ट एक्स है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, बी, यहाँ बी क्या है ही नहीं, अर्थात क्या है, 0, अर्थात 0 लिख देंगे। तो माइनस की 0 बटे में क्या लिख दिया, ए। और किसी भी संख्या में और 0 होती है ना तो प्लस होती है ना ही माइनस होती है। 0 क्या होती है, उदासीन होती है। क्या होती है, उदासीन। उदासीन का मतलब ये ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये अम्ल और क्षार वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो 0, तो 0 में किसी का भी भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। मूलों का गुणनफल क्या क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। तो यहां पर देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए, और सी कितना दिया है, 3 दिया है, वो भी किसका, माइनस का। किसका दिया है, माइनस का दिया है। और ए कितना दिया है, ए 1, यानी कि एक्स का वर्ग का जो गुणांक होगा ना वही ए होगा, और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब बराबर क्या देखना है, गुणनफल देखना है। तो प्लस में √3 इंटू में माइनस का √3, तो प्लस का इंटू माइनस में हुआ तो साइन किसका आएगा, माइनस में आएगा। अर्थात सी बटे में ए बराबर माइनस के 3 बटे में 1 बराबर, और ये माइनस हो गया। और √3 का इंटू √3 में होगा तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अर्थात ये भी माइनस का 3 और ये भी माइनस का 3। अर्थात हमने बोल दी, हमने ये सत्यापित कर दिया। तो आप लिखोगे शून्यकों के गुणनफल और योगफल सत्यापित हो गए हैं, सत्यापित हो गए, क्योंकि -3 बराबर -3 और 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 क्या होगा, 0 बराबर 0। एक काम करते हैं, अभी 0 बराबर 0 तो है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है, यहाँ पर ये a था और a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, ठीक है ना। कितनी थी, 1 थी। और यहाँ पर हमें ये लिखना था कि इनका भी तो योगफल करना पड़ेगा, √3 और माइनस के √3। तो प्लस के √3 माइनस के √3 क्या हो जाएगा, 0। और तो अर्थात क्या हो जाएगा, -b बटे में a बराबर 0 बराबर 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। ये राइट आंसर हो गया है।
तो 32 पेज नंबर पर है 5वां क्वेश्चन, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है कि उसका आंसर क्या होगा। टी का वर्ग माइनस के 15। तो इसके आपको सत्यापन करना है, मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल में आपको सत्यापन करना है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन करना है, वही परीक्षित में 32 पेज नंबर पर है और 10वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको कि इससे पहले यहां पर कुछ नहीं था, ठीक है ना, लेकिन अब एक्स वर्ग का गुणांक अर्थात ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आपको सोल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा में बात याद रखना पड़ेगा, वो क्या है देखो। तो यहां पर देखना पड़ेगा आपको, यहां पर 3x वर्ग तो रहेगा ही रहेगा प्लस में 4x, लेकिन आपको मूल निकालने के लिए इस 3 का इंटू किधर करना पड़ेगा, 4 में करना पड़ेगा। तो माइनस कितने हो गए 12, यहां जाकर के हम निकालेंगे, अब यहां जाकर के निकालेंगे हम। तो ये 3 क्या हो जाएगा, अभी हट जाएगा क्योंकि 3 का गुणा कर दिया इसमें, लेकिन ये 3 यहां बचा रहना है। तो अब देखो 6 दूने 12, अब यहां माइनस का है और यहां क्या है प्लस का। तो बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या का ही होगी, तो प्लस का ही होगा, अर्थात ये छोटी संख्या क्या हो गई माइनस। तो 6 दूने 12 माइनस का, और 6 में से 2 गए तो बचे कितने, 4 बचे। अर्थात हम लिख सकते हैं कि 3x वर्ग, या फिर डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो कि x वर्ग प्लस में 4x माइनस के कितना लिखे, 4 ही लिखे, क्या लिखे 4 बराबर, क्या लिखे बराबर, क्योंकि ये जो है ना बटे में ले आए हम 3। तो एक बार तो है x, ये प्लस का है तो प्लस में लगा दिया, 6 है तो 6 लिख दिया, और यहाँ क्या था 3 और 3 लिख दिया। एक बार तो ये आ गया और एक बार x, यहाँ पर क्या है माइनस के 2 और 2 बटे में यहाँ क्या था 3, इधर लिया। तो अब ये इक्वेशन हो गई है, क्या हो गई है, ये इक्वेशन हो गई है। ध्यान रखना बात को अब आगे से और यहां पर भी लगा लो, तो इसके इक्वल में ये क्या है, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब जब हमने ये एक बार और फिर समझ लेना, ये 6 कहां से आए, ये वाले है, ये 2 कहां से आए, ये वाले है, और ये 3 कहां से आए, 3 ए वाला है, ठीक है ना, ये भी ए वाला है। तो हमने क्या निकाल लिए, शून्यक यहां से निकाल लिए। अब देखो शून्यक निकालते हैं, गुणनफल तो निकाल लिया, गुणांक तो निकाल लिया। अब देखो x प्लस में और बराबर में क्या रखना है 0, तो 6 बटे में 3 बराबर में 0, तो x बराबर उधर जाएगा तो 6 बटे में कितने हो जाएंगे 3, कैसे हो जाएंगे माइनस में, कैंसिल आउट कर लो इसको, 3 एकम 3 और 3 दूने, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस के 2, क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब एक बार इसको रखो, x माइनस 2 बटे 3 बराबर में 0, तो x बराबर में जब ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का। तो हमने क्या निकाल लिए, शून्यक निकाल लिए, क्या निकाल लिए शून्यक। तो हमने निकाल लिए अभिष्ट शून्यक, क्या निकाल लिए अभिष्ट शून्यक, अभिष्ट शून्यक -2 और 2 बटे 3 है। अब सत्यापन करेंगे, क्या करेंगे सत्यापन, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे में a। तो -b मतलब कि माइनस, तो और b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है ना। और बराबर तो क्या है यहाँ पर -2 है, यहाँ क्या है -2 और प्लस में 2 बटे 3 और प्लस में 2 बटे 3। तो यहाँ पर -b बटे में a बराबर माइनस के 4 बटे में 3 बराबर, तो 2 तिया 6। अब ये माइनस का 6 में से जब 2 जाएंगे तो बचेंगे क्या माइनस के 4 बचेंगे, और बटे में क्या आ गया 3, सत्यापन हो गया क्या -4 बटे 3 -4 बटे 3। अब मूलों का गुणनफल, ठीक है ना, मूलों का गुणनफल। तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटे में a, तो बराबर c बटे में a क्या है, तो c क्या है यहाँ पर माइनस के 4 और a क्या है यहाँ पर 3, और बराबर में यहाँ पर क्या है -2 और गुणा कितने हैं 2 बटे 3।
तो सी बटे में ए बराबर में यहाँ पर माइनस के 4 बटे में 3 बराबर 2 दूने 4 माइनस के 4 हो गया और बटे में 3 हो गया, ये भी बराबर आ गया। तो हमने क्या कर लिया, अब लिखोगे शून्यकों को सत्यापित कर लिया है, शून्यकों के योगफल और गुणनफल को सत्यापित कर लिया है, ठीक है ना, कर लिया है, ठीक है ना, और ये क्या है, बराबर है। अब देखो आप 37 पेज नंबर पर है पहला क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन, अर्थात एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग, अर्थात यहां पर आपको योगफल दिया है और आपको गुणनफल दिया है, अर्थात योगफल दिया है और आपको गुणनफल दिया है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा आपको 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, माइनस का 1 दिया है। तो आप अच्छे से जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बटे में ए, क्या होता है, माइनस के बी बटे में ए। तो बराबर कितना दिया है आपको, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे में ए, बराबर क्या है, माइनस का 1, क्या है, माइनस का 1। अब आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा बताना कि यहाँ पर ए की वैल्यू तो कितनी है, 4, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 1, ये तो गलत बात है ना। तो एक काम करेंगे, इन दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर, इन दोनों पक्षों में क्या करने पर, 4 का। अब ये भी बन गया माइनस के 4 बटे में 4। तो अब देखो a बराबर कितना है, a बराबर यहाँ पर कितना है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4, तो a बराबर 4 है। b बराबर कितना है, माइनस का b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और c बराबर कितना है, c बराबर के माइनस के 4 हो गए। अब सब कुछ अपन ने निकाल लिया, सब कुछ अपन ने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बहुपद, क्या निकालेंगे, अभिष्ट बहुपद, यानी कि बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax वर्ग प्लस में bx प्लस में c, ये बहुपद ही है, ये बहुपद है। अगर मैं बराबर में 0 लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, बहुपद समीकरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बहुपद समीकरण बन जाएगा। देखो अब देखो a की वैल्यू कितनी रखनी है, 4 रखनी है, a की वैल्यू कितनी रखनी है, 4x वर्ग, है ना, और यहाँ पर प्लस है, और b की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस, और माइनस का इंटू जब प्लस में होगा तो क्या जाएगा, माइनस, और यहाँ 1 लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, x। अब यहाँ पर माइनस का इंटू प्लस में होगा क्योंकि c की वैल्यू रखनी है ना, तो माइनस का इंटू प्लस में होगा, माइनस होगा, और 4 c की जगह पर रखना है। तो हमने ये बहुपद बना दिया है। ये क्या बना दिया, बहुपद, अरे c क्यों लिखा, 4 लिखो ना, लो भाई लिख दिया, ये बहुपद हो गया। तो हम बोलेंगे अभिष्ट अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद क्या है, अभिष्ट बहुपद कितना हो गया, 4x वर्ग, 4x वर्ग माइनस x माइनस 4 बराबर में 0, ठीक है ना, बहुपद है तो इतना ही है, ठीक है ना। अगर समीकरण बन जाए तो क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। अब देखो ये ऐसा भी हो सकता है के 4x वर्ग माइनस x माइनस के 4, लेकिन के क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए और पूर्ण अंक होना चाहिए, के क्या होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए और वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये छोड़ो, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है ना। तो अभिष्ट बहुपद क्या होगा, 4x माइनस x, 4x वर्ग माइनस x माइनस के 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और देखो आप कि 7वां क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा दिया है आपका कितना, 2, कितना दिया है, 2। तो आप समझना बात को कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे में a होता है, और बराबर यहाँ कितना है, माइनस के 3, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटे में a होता है, और c बटे a मतलब कि क्या है, यहाँ पर 2 है, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ a बराबर कितना है, 1, और a बराबर कितना है, 1। अब सही है, तो a बराबर कितना दिया है, 1, और b बराबर कितना दिया, माइनस, और माइनस तो कैंसिल हो गया, तो b बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया ना, तो 3 प्लस के आ गए, और c बराबर कितना है, 2 है। तो सारी की सारी वैल्यू किस में आ गई, प्लस में आ गई। अब हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे अब बहुपद। तो बहुपद का
मानक रूप होता है वो क्या होता है, एक्स ए एक्स वर्ग प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, और 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्लस में बी की वैल्यू कितनी है 3 और 3x, प्लस में सी की वैल्यू कितनी है 2। तो ये क्या निकल गया, हमारा बहुपद समीकरण निकल गया। हम बोलेंगे अभीष्ट अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद क्या आएगा, एक्स वर्ग प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है ना, ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म पे चलते हैं। पार्ट कौन सा है, तीसरा है। पार्ट कौन सा है, तीसरा है। पेज नंबर कितने हैं, 39 है। कितने हैं, 39। या तो आप परीक्षा दिन ले लो या फिर अपनी बुक खोल लो, ठीक है ना। जहां भी आप बेड पे हो या फिर आप अपने रूम में हो तो वहां अपनी स्टडी को छोड़ना नहीं है, करते रहना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसके पहले बेसिक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, बेसिक देख लेते हैं। तो इसमें बेसिक सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये होता है क्या है। मान के चलते हैं कि दो समीकरण दिए हैं। क्या दिए, दो समीकरण दिए हैं। तो दो समीकरण दिए, उसमें ए बी सी। अभी जो बहुपद देख रहे थे ना, वो ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो इसमें भी क्या रहना है, ए बी सी रहना है। लेकिन एक समीकरण और आ जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है ना। तो उसमें हम देखेंगे यहाँ पर पहला वाला तो a1 होगा और दूसरा वाला a2 होगा। पहला वाला b1, मतलब कि जब b की वैल्यू होगी ना वो b1 होगी, नीचे वाली b2, यहाँ पर c1 और यहाँ पे c2। तो ये होगी। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन होगी तो उसके तीन कंडीशनें हम समझते हैं। सबसे पहली नंबर पर, अगर a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, अगर ये सारी की सारी आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो आप देखो कि ये क्या होंगी, संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती होंगी। ये क्या होंगी, संपाती होंगी। और ये, लेकिन ये रेखाएं क्या है, रेखा संपाती होगी। रेखा, रेखा लिखो भैया, रेखाएं संपाती होंगी। संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती। अब जब संपाती होती तो इसके अनेक हल निकलते हैं। क्या निकलते हैं, अनेक हल निकलते हैं। क्या निकलते हैं, अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे अर्थात एक हल नहीं होगा। अब दूसरी बात देख लो आप, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो ये तो ध्यान समझना बात को, ये जो है ये बराबर नहीं है, लेकिन ये तो बराबर है ना, अर्थात ये समांतर है। क्या है, रेखाएं समांतर है। रेखाएं देखो, ये संपाती क्या होती है, ये एक लाइन है और इसी के ऊपर एक और लाइन खींच दी मैंने, तो ठीक है ना, एक और खींच दी, एक और, कितनी लाइनें खींच दो, ये एक दूसरे के ऊपर होंगी तो वो क्या होंगी, संपाती होंगी। वो क्या होंगी, संपाती। तो रेखाएं यहाँ क्या है, समांतर है। रेखाएं यहाँ क्या है, समांतर। अब आप देखो, जब रेखाएं समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर, अर्थात ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ठीक है ना। अब ये मिलेंगी तभी तो इनके बीच में बातें होंगी, और बातें होंगी तभी तो इसके बीच में हल होगा। अब जब बातें ही नहीं हो रही है, अब इनके बीच में पहले से ही दुश्मनी है तो बराबरी पे जा रही है ये, ठीक है ना। ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, बातें नहीं होगी तो हल कोई निकलेगा ही नहीं, इसलिए बोल देंगे हम कोई हल नहीं है इसका, ठीक है ना। अब देखो तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन होती है a1 अपोन में a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2। ऐसी कंडीशन आती है। तो ये दो रेखाएं थी, इस रेखा को खचाक से काट दिया दूसरी ने, ठीक है ना। तो वो क्या हो गई, वो हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। आप देखो, लेकिन इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। आप अद्वितीय हल नहीं आएगा तो सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हो एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है उसके समान दूसरा नहीं है, अर्थात एक हल होगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बराबर नहीं होंगी तब, और एक बराबर और एक बराबर नहीं है तब, और रेखाएं होंगी समांतर। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है, ऐसी रेखाएं होती है, ये वाली रेखाएं, ठीक है ना। ये दोनों जा रही थी रेखाएं, एक रेखा आई दौड़ के खटाक से इसको काट दिया, खच, ठीक है ना, इसलिए प्रतिच्छेद कर दिया। तो इसका अब क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इसके समान दूसरा कोई हल नहीं होगा। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब रेखाएं बराबर नहीं होती है तब,
और प्रतिच्छेद होती है तब। अब ये जब बराबर तो होती है और एक बराबर नहीं होता है तो वो रेखाएं कैसी हो जाती है, समांतर, उसका कोई हल नहीं होता। जब सारी रेखाएं बराबर होती है तो वो संपाती होती है और इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो इस बात को दिमाग में फिट कर लेना, तब जाकर के क्वेश्चन करने में मजे आएंगे, और मजे तो लेना ही है। और एक बात ईमानदारी से मैं बता दूं आपको, गणित से प्रिय सब्जेक्ट कोई दूसरा है नहीं, लेकिन गणित में मन लगना चाहिए। ये इतना रोमांस पैदा करता है अपने दिल और दिमाग में, उसके बराबर दूसरा अन्य कोई सब्जेक्ट नहीं करता है। लेकिन शर्त क्या है उसकी, बस आपका दिमाग उसमें लगना चाहिए। और नहीं लगता है तो इससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ा दोस्त भी यही है और सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है, जिसका दिमाग लगता है पढ़ाई में और सोल्व करने में, तो और बनते भी ये क्वेश्चन, तो सबसे बड़ा दोस्त है। इससे बड़ा तो दूसरा कोई दोस्त नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। आगे का मतलब अब क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट 41 पेज नंबर पर देखना आप। पहला क्वेश्चन ही देखो आप। A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो निरूपित करना है। और अभी हमने क्या किया है, अभी हमने करके देखा, लेकिन एक क्वेश्चन आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता रहा हूं आपको। तो पहले का पहला देखो आप, पहले का पहला यानी कि 5x माइनस 4y प्लस में 8 बराबर में 0, और यहाँ पर 7x प्लस में 6y प्लस में माइनस में 9 बराबर में 0। ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी, ये समांतर होंगी, बताना है। तो आप देखो ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो देखो आप, तो यहाँ पर A1 बटे में A2 बराबर लिखना है नहीं लिखना वो अलग बात, लेकिन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, आपको देखना है। तो यहाँ पर लिख देना है इस फॉर्म को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिख देना है। ये तो आपकी लिखी है, लेकिन फिर भी आप लिख दो, इसमें रिलेशन करेंगे अब। तो A1 अर्थात 5 बटे में 7 A2। अब देखो यहां पर कितने हैं, माइनस के 4, और बटे में कितने हैं 6, ठीक है ना। और देखो C, तो C क्या है 8, और C2 क्या है माइनस के 9। तो आप मुझे बताओ कि ये जो है इसके बराबर में ये है क्या, नहीं है। इसके बराबर में ये है क्या, अब जब है ही नहीं, तो जब किसी के बराबर कोई नहीं है तो हम बोलेंगे रेखाएं है ना प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अब एक और एक्स्ट्रा में बात बता दो भैया, इसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। कब की कंडीशन में, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तब की कंडीशन में। तो ये एक क्वेश्चन बता दिया है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 43 पे है दूसरा क्वेश्चन। एक्स प्लस वाई, दूसरे का तीसरा है ये, दूसरे का तीसरा है ये। एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 5, और 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया है 4। तो इसमें पहले बोला है कि निम्न रेखीय समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापित विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो ये समीकरण क्या हुआ, 1 हुआ, और ये समीकरण क्या हुआ, 2 हुआ। तो प्रतिस्थापन विधि तो करते हैं सोल्व। तो यहां पर किसी x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, कोई x की वैल्यू निकाल लो। तो आप देखो ध्यान से कि यहां पर या तो समीकरण तीसरा बना लो। तो x प्लस में y बराबर कितना है 5, तो x बराबर 5 वही है, और ये माइनस में y चला जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना बन गया, 3 बन गया। तो हम लिखेंगे, ये हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 3 से
x का मान रखने पर ये होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है एक की जगह उसकी जगह पर दूसरे को फिट कर देना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर x था, लेकिन x की जगह पर ये वे फिट कर देंगे हम। तो यहाँ हमने लिखा x प्लस वाई बराबर कितना 5, तो x की वैल्यू कितनी दी है 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई, और यहाँ पहले से ही क्या था y था, बराबर में क्या था 5। तो आप देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या है y की वैल्यू, यहां पर तो 0 आ गई y की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये तो 0 आ जाएगा। एक काम करते हैं, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखो 2x माइनस 3y बराबर में क्या आ गया 4। तो देखो यहाँ पे 2 लिखा और x की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई, माइनस क्या है साइन माइनस का है, और 3y बराबर में 4। तो इसका इंटू कर दो, तो 5 दूने और माइनस का 2 का इंटू वाई में करोगे तो 2y माइनस 3y बराबर में कितना है 4। तो 3y माइनस का और माइनस का 2y, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना हो गया प्लस, और माइनस के 5y बराबर में 4। ये उधर गया तो माइनस के 10, तो माइनस के 5y माइनस के 5y बराबर के 10 में से 4 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 6, माइनस का 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो y बराबर 6/5 आ गया। y बराबर क्या आ गया 6/5 आ गया। अब y बराबर 6/5 आ गया और x की वैल्यू भी आपको निकालना है। y बराबर कितना आ गया 6/5 आ गया और x की वैल्यू निकालना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में y का मान रखने पर या फिर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, जैसी आपकी इच्छा हो। तो 1 तो ले लिया था, 2 भी ले लिया, अब 3 रख दो, चलो ठीक है 3 रख दो भैया। तो 3 क्या है आपका ये वाला है, तो x बराबर कितना है 5 माइनस वाई। तो x बराबर 5 लिखा, माइनस y की वैल्यू कितनी है, तो माइनस तो लिख ही दिया, y की वैल्यू कितनी है 6/5 है, ठीक है ना। तो x बराबर 5 का इंटू 5 में कितने हो गए 25, और 25 में से 6 का तो बचे कितने 19/5, तो x की वैल्यू 19/5 आ गई, ठीक है। और आप x का ये आ गया और y बराबर कितना आ गया 6/5, और यही आपके आंसर हो जाएंगे, यही आपके आंसर हो जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में दिखने वाले हैं, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन पहले वीडियो में करा दिए हैं, जाकर के देख लेना, ठीक है ना। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन करवा दिया। दो संपूरक कोणों में छोटा कोण 18 डिग्री है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन करवा दिया। एक और क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए तो 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए तो 5/6 हो जाती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिए, तो जाकर के देख लेना आप। प्रतिस्थापन विधि थंबनेल होगा उसका, और इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर के देख लेना। तो ये क्वेश्चन हमने करवा दिए, और साथ में और क्वेश्चन 46 पेज नंबर पर है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने करवा दिया। और देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए। तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। इस वीडियो में मैं नहीं करवाऊंगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि मैंने उस वीडियो में करवा दिए। और देखते हैं अब आगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं भैया, आप 49 पेज नंबर पर आ जाओ। 49 पेज नंबर पर आएंगे तो एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, एक क्वेश्चन दिखेगा आपको कि 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है, और 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है, तब एक संतरा और एक सेब का मूल्य आपको ज्ञात करना है। ये भैया ये क्वेश्चन तो काफ़ी टाइम से आ ही रहा है, ठीक है ना। तो 5 संतरों, मैं मान के चलता हूं, माना कि अब मानना पड़ेगा, माना कि
माना कि संतरों का मूल्य, मतलब माना कि एक संतरे का मूल्य 100 रुपये है, और यहां पर सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, और एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य वाई रुपये है, ये मान लिया हमने। तो क्या दिए, 5 संतरे दिए, क्या दिए, 5 संतरे, और एक संतरे का मूल्य कितना है, 1 से, कितना है, 1 से, और प्लस में यहां पर क्या है, 3 सेब दिए, तो 3 सेब और एक सेब का मूल्य कितना है, वाई, और बराबर टोटल मिलाकर के कितने रुपए हो जाते हैं, 35 रुपए हो जाते हैं। तो ये समीकरण 1 बन गई। आगे देखो, अब 2 संतरे बोला है तो 2x हो गया, प्लस में 4 सेब बोला है तो 4y होगा, इन सबको मिलाकर के कितने होगा रुपए, 28 रुपए होगा। ये समीकरण 2 बन गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है क्या, एक संतरे और एक सेब का मूल्य निकालना है। तो अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्रतिस्थापन विधि नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा करेंगे। क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा करेंगे। तो किसी एक को समान कर लो, तो किसी एक को समान कर लो। तो एक काम करते हैं, पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर x को समान करना पड़ेगा। तो समीकरण देखो, 2 का इंटू ऊपर करना पड़ेगा और 5 का इंटू नीचे करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर करो, तो यहां पर 5x प्लस में 3y बराबर, डायरेक्ट करो आप, तो 2 का गुणा करो, 5 दूने 10x प्लस में 3 दूने 6y बराबर में 35 दूने 70, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, 5 का गुणा करो, 5 दूने 10x और 5 चौके 20y और बराबर में 28 पंजे कितने होते हैं, 140, कितने होते हैं, 140 होते हैं। ये हो गया। अब देखो, घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर तो साइन चेंज कर देंगे, तो कैंसिल आउट, 6 में से 20 गए तो बचा कितना, माइनस के 14y बराबर 140 में से 70 गए तो बचे कितने, माइनस के 70 बचे हैं। तो 0 से 0, 14 पंजे 70, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस में 3y बराबर में कितना हो गया, 35। तो 5x, तो यहां पर क्या है, y की वैल्यू रखना है, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू 5 बराबर में 35। तो 5x प्लस में 15 बराबर में 35। तो 5x बराबर 35 माइनस के 15, तो 5x बराबर में 20। तो 5x कैंसिल आउट कर दो, 5 चुके 20, तो x बराबर कितने हो गए, 4, और y बराबर कितने हो गए थे, 5, ठीक है ना। तो ये क्या था, संतरा था, क्या था, संतरा, और कितने संतरे थे, 1, और ये क्या था, एक सेब था, एक सेब। लिखोगे, एक संतरे का मूल्य 4 रुपए तो एक सेब का मूल्य 5 रुपए, ठीक है ना, ये लिख देना नीचे। अब आते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट कौन सा है, अध्याय 4, उसमें द्विघात समीकरण है। तो इसमें क्या होगा, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमें लेना है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो 54 नंबर पेज पर है और प्रश्न नंबर पहले का दूसरा है, पहले का दूसरा, या फिर पहले को देख लेते हैं और पहले के बाद में दूसरा आप खुद करना। अर्थात इसमें आपको देखना है कि समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2x माइनस के 3, 2x माइनस के 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर देख लेते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, x का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग प्लस में 2ab, a कितना है, x, और b कितनी है, 1। तो 1 का इंटू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर 2 का इंटू कर दो 2x, 2 का इंटू कर दो माइनस के 6, कितने हो जाएंगे, माइनस के 6। तो x का वर्ग, अब यहां पर इसको इधर ले आओ आप, तो प्लस में
1 प्लस में 2x माइनस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा, माइनस का 6 रह जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है, तो x का वर्ग प्लस में 1, अगर इसको भी इधर लिया है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो x का वर्ग प्लस में 6 और 1 कितने हो गए, 7, बराबर में क्या होगा, 0। देखो x की घात कितनी है, 2, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। तो हम बोलेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, समीकरण द्विघात 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 समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2। अगर है तो द्विघात समीकरण है, अगर घात 2 नहीं होती तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो दूसरा आप सोल्व करना, दूसरा आप सोल्व करना है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन कौन सा होगा, तो अगला क्वेश्चन होगा आपका क्या, 56 पेज नंबर पर है चौथा क्वेश्चन, 56 पेज नंबर पर है चौथा क्वेश्चन। तो 56 पेज नंबर पर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसका विविधकर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विविधकर। तो सबसे पहली बात तो समीकरण लिखो आप, 2x वर्ग प्लस माइनस है माइनस 4x प्लस का 3 बराबर में 0। तो जब विविधकर ज्ञात करना है तो विविधकर का फॉर्मूला d, और ये क्या होता है, विविधकर, विविक्त कर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिफरेंशिएशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो बराबर, तो क्या होगा, बराबर, इसके बराबर क्या होगा, b वर्ग माइनस में 4ac। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर में क्या होता है, विविधकर बराबर में क्या होता है, b का वर्ग माइनस में 4ac। तो ये a है, ये b है और ये c है। तो देखो आप, बराबर b की वर्ग मतलब कि माइनस के 4 का वर्ग, -4 इंटू a मतलब कि 2 और c मतलब कि 3। तो बराबर माइनस के इंटू माइनस में क्या कितने हो गए, प्लस, और 4 का इंटू कितना हो गया, 16, माइनस 4 4 दूने 8 और 8 तिया 24। तो बराबर किसके बराबर, d बराबर माइनस के कितने हो गए, 8, माइनस के कितने हो गए, 8। तो आप मुझे बताओ ये क्या आया, ऋणात्मक। तो हम बोलेंगे विविक्त कर, विविक्त कर ऋणात्मक, ऋणात्मक होने पर, होने पर, होने पर इनके मूल, इनके मूल क्या होंगे, काल्पनिक। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक, या फिर संभव नहीं है इसके मूल, क्योंकि काल्पनिक जो है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ कल्पना मात्र रखा है। तो यहां पर क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, या फिर इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी कल्पना नहीं कर सकते वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो ये हो गई मूलों की प्रकृति, ये हमारा विविधकर निकाल लिया हमने, ये मूलों की प्रकृति हो गई। अब देखते हैं 57 पेज नंबर पर है पांचवा क्वेश्चन, 57 पेज नंबर पर है पांचवा क्वेश्चन। अब जब 57 पेज नंबर पर पांचवा क्वेश्चन है तो लिख लेते हैं उसको। तो 2x वर्ग माइनस 3x प्लस में 5 बराबर में 0। इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अब देखो, तो यहां पर ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब मूलों की प्रकृति हम विविध कर से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं, विविक्त कर से ज्ञात करते हैं। तो विविध कर अर्थात d बराबर b वर्ग माइनस में 4ac। तो b का वर्ग माइनस का 3 का वर्ग माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी है, 5। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 का वर्ग किया कितने हो गए, 9, माइनस 4 दूने 8 पंजे 40, 40 में से 9 गए तो बचे कितने, 31, वो भी किसके, माइनस के। तो d बराबर माइनस का आ गया। अर्थात विविक्त कर, विविक्त कर मूलों की प्रकृति याद कर, प्रकृति याद कर, हम विविध कर ऋणात्मक, ऋणात्मक है। तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व
नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना, अर्थात वो कल्पना में जाएंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, ठीक है ना, काल्पनिक, काल्पनिक। तो ये अस्तित्व नहीं है तो वो कल्पना में चले जाएंगे, ठीक है ना। आप भी तो जाते हो रात में, खो जाते हो सपनों में, है ना, जिस प्रकार से पेपर के सपनों में खो रहे होंगे रात में। वैसे आपको नींद तो आ नहीं रही होगी, लेकिन मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत सो लिया करो आप, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये 57 पेज नंबर पर है, लघु उत्तरीय प्रश्न का पहले का पहला। तो इसके क्या करने हैं? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके मूल ज्ञात करने हैं, कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो समझो बात को। तो पहला टास्क क्या है कि इनटू करने पर 10 और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 3। तो हम लिख देंगे 5 और 2। तो 5 दूनी 10 हो गए। ये आपके लिए है ना, वहां पेपर में ऐसे माइंड में ही सोचना है सिर्फ और सिर्फ आपको। तो आप मुझे बताओ, यहां माइनस का साइन आ रहा है, अर्थात ये बड़ी संख्या किसकी होगी? माइनस की होगी। अर्थात हम लिखेंगे यहां पर x का वर्ग माइनस 5x प्लस में 2x माइनस के 10 बराबर में 0। ये देखना है हमें। तो यहां पर x कॉमन ले लिया, यहां पर क्या ले लिया? x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन लिया तो यह x बचा होगा, माइनस के यहाँ x कॉमन गया तो कितना बचा होगा? 5, है ना। अब देखते हैं यहां पर देखो आप, यहां पर क्या कॉमन लिया? यहां पर माइनस कॉमन ले रहा हूं, -2 कॉमन। तो यहां पर -2 कॉमन लिया है, यहां पर भी -2 कॉमन लिया है। तो क्या बचेगा? -2 कॉमन, तो माइनस प्लस में से एक माइनस निकाल दिया तो बचा क्या? माइनस बचा है। क्या बचा है? तो क्या, अच्छा सॉरी, माइनस के नहीं प्लस के 2 क्या आएंगे? यहाँ पर प्लस के 2 कॉमन, यानी 2 कॉमन ले रहा है, प्लस तो है ये, 2 कॉमन ले रहा है। तो यहाँ 2 कॉमन लिया तो कितना बचा? x बचा। और यहाँ माइनस का है ये, और 2 पंजे 10, यहाँ पर भी कितने बचे होंगे? 5, बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखो आप कि यहाँ पर x माइनस 5 है और यहाँ भी क्या है? x माइनस 5 है। तो एक बार तो भैया क्या हो गया? x प्लस में 2 हो गया, उसके बराबर में क्या रख दो? 0। और एक बार में x माइनस 5 उसके बराबर में क्या रख दोगे? 0 रख दोगे। क्या रख दोगे? 0। तो यहाँ पर इसको आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे? 2। और इसको आगे सोल्व करो तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 5, प्लस के हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे अभीष्ट समीकरण के मूल क्रमशः लिखो या मत लिखो, के मूल -2 और 5 होंगे, -2 और 5 होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के मैं फैक्टर कर देता हूं, उसके बाद में आप इसके मूल बताना कि ये मूल क्या है, इसके मूल क्या क्या होंगे। तो भैया 57 पेज नंबर पर है दूसरा क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न का पहले का दूसरा। तो मैं यहां पर फैक्टर कर देता हूं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहां पर देखो आप, यहां पर 2x, पहले सबसे पहले तो इसका इंटू इधर जाके कर दो, कितने हो जाएंगे? 12। अब इसका फैक्टर करो, यहां पर प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 1, और इंटू करने पर क्या आना चाहिए? 12, अर्थात 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब मुझे बताओ, यहाँ बड़ी वैल्यू प्लस की, तो बड़ी वैल्यू किसकी हो जाएगी? प्लस की। और छोटी वैल्यू किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। अर्थात इसके फैक्टर होगा ये, अर्थात हम लिखेंगे 2x वर्ग प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस के 6 बराबर में 0। अब यहां तक मैं कर देता हूं और आगे फिर आप करना। तो यहां पर 2x से क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया। तो 2x से क्या लिया? कॉमन। यहां पर बचा ओनली x, और यहां पर बचा क्या? 4। क्या बचा? 4। 2x से कॉमन लिया, 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। अब यहां पर क्या है? माइनस। अब यहां पर 3 कॉमन लिया, क्या लिया? 3 कॉमन लिया। तो 3 कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच गया? x, और यहां पर क्या बच गया? x। अब आप मुझे बताओ, यहां माइनस माइनस जब कॉमन आ गया तो यहां क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। और 3 में भाग दूंगा मैं, मतलब 3 का भाग दूंगा 6 में, कितना जाएगा? 2, और बराबर में क्या जाएगी? 0। अब आपको यहां पर मूल बताने हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि मूल इसके क्या क्या होंगे, ठीक है ना। इतना ही, और इसके बाद में आपको सोल्व करना होगा। अब देखते हैं भाई समांतर श्रेणी 5, अध्याय 5 समांतर श्रेणी देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं कौन सा? इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं हम
65 नंबर पेज पर है लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन। तो हमें और समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं एपी, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर कौन सा पद 78 है? तो 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78? सबसे पहले तो हम बात करते हैं पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। पद ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ पे ए की nth टर्म बराबर क्या होता है? यहाँ पर a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। ये क्या ज्ञात करना है? पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। देखो a बराबर होता है प्रथम पद, a बराबर होता है प्रथम पद, और उसके बाद में n बराबर होता है कुल पद, कुल पद। और आगे बात करते हैं d बराबर होता है मतलब कि डिफरेंस अर्थात सार्वांतर। सार्वांतर क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 होता है, ठीक है ना? a2 माइनस a1 होता है। अब बात कर लेते हैं और क्या जरूरत लगती है हमें इसमें। d हो गया, n हो गया और a हो गया। एक और जरूरत लगती है l की। क्या हो गई? l की। वो हो गया अंतिम पद। क्या हो गया? अंतिम पद हो गया। कौन सा पद हो गया? अंतिम पद हो गया। एक और होता है एसएन। एसएम। तो एन क्या है? कुल पद है। तो कुल पदों, और सम होता है मतलब योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। तो एसएन मतलब होता है। इसकी वैल्यू हम आगे देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, लेकिन अभी बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले पर। अभी बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले पर। तो इस फॉर्मूले पर बात करेंगे तो एक काम करते हैं, इसके आधार पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा? पहला वाला। अर्थात एपी आपको दिए, क्या दिए? एपी आपको दिए 3, 8, 13, 18, ऐसे करते करते कौन सा पद 81 78 होगा। कितना होगा? 78 है। तो पद कौन सा दे दिया आपको? 78 दे दिया। अर्थात एन की वैल्यू कितनी दे दी? आखिरी पद की वैल्यू 78 दे दी, ठीक है ना? तो यहां पर सबसे पहली बात तो a बराबर कितना है? 3, और डी बराबर कितना है? डी बराबर ये है कि इस दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, तो 8 में से 3 गया तो 5, ठीक है ना? और यहां पर एन बराबर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। एन बराबर क्या करना है? ज्ञात। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना? तो फॉर्मूला लगाते हैं और आपको एन की वैल्यू देके रखिए कितनी? 78। कितनी देके रखिए? 78। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा ये। तो 78 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 3, प्लस में एन की वैल्यू हमें तो ज्ञात ही करना है, एन की वैल्यू, और डी की वैल्यू कितनी है? 5। अब 78 दिया है आपको बराबर 3 प्लस में 5 एन इंटू किया तो -5। अब -5 और 3, तो -5 में से 3 गए तो माइनस के 2 बच गए, और माइनस के 2 बच गए तो माइनस के 2 इधर आ जाएंगे। तो एक बार स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो यहां पर 5n माइनस के 2, तो 78 जब इधर आया तो किसका हो गया? प्लस का हो गया, और 5n, तो 78 और 2 कितने हो गए? 80 बराबर 5n। तो यहां पर n बराबर 80 बटे में कितना लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 5। 5 से कैंसिल आउट कितने हो गए? 16। n बराबर कितने आ गए? 16। तो n बराबर 16। तो हम बोलेंगे 16वां पद 78 होगा। क्या लिखेंगे? 16वां पद क्या होगा? 78 होगा। अब 66 पेज नंबर पर दूसरा क्वेश्चन है ये, देखो इसको। तो यहां पर ये वैल्यू दी है और कौन सा पद -81 होगा। तो अर्थात a बराबर, पेन चेंज करते हैं इस बार तो, ठीक है ना? पेन चेंज करते हैं। a बराबर पहला पद मतलब कि 21 होता है, और यहां पर d बराबर कितना होता है? दूसरे पद में से पहला पद माइनस होगा। तो 18 में से -21 होगा तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 3। और यहां पर n बराबर आपको ज्ञात ही करना है, और a की nth टर्म आपको कितनी दी है? माइनस के 81 दी है। कितनी दी है? माइनस के 81 दी है। अब करते हैं क्वेश्चन सोल्व। तो यहां पर फॉर्मूले में रख देना है। a की nth टर्म में कितनी दी है? 81, तो माइनस के 81 बराबर एक की वैल्यू कितनी है? 21, प्लस में n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, और d की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3, लेकिन इनटू है, ये क्या है? इनटू। तो माइनस के 81 बराबर 21 प्लस में माइनस का इंटू n में हुआ तो माइनस के कितने हो गए?
यहाँ पर जब इंटू ही कर लोगे, आप क्या कर लोगे, इंटू ही कर लोगे, तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर देखो ना आप, या फिर एक काम करो, अभी कोष्टक जब इंटू कर लो तो माइनस के कितने हो गए, यहाँ पर माइनस के 3n, माइनस के 3n, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्या हो गया, 3 हो गया। अब प्लस का इंटू माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात ये वैल्यू क्या होगी, 21 प्लस, प्लस नहीं होगी, अब क्या होगी, माइनस, क्योंकि प्लस का इंटू माइनस में वो क्या होगा, -3n, और प्लस प्लस हो तो प्लस ही होगा 3, और माइनस के 81 ऐसे कैसे ही रहेंगे। अब देखो आप, 21 में से 3 गए, 21 में 3 प्लस कर दे कितने हो गए, 24 हो गए। अब 24 देखो, -81, जब 24 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर माइनस के 3 है, तो माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा। 81 में जब 24 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 105, बराबर माइनस के 3n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, n बराबर 105 बटे में कितने होगा, 3, और 3 से जब कैंसिल आउट करोगे 35 आएगा, तो n बराबर कितने होगा, 35, अर्थात 35वां पद माइनस के 81 होगा। ठीक है ना।